So hello everyone and welcome to the third session of the environmental laws. Till now we have covered two environmental laws and we have seen that UPSC has been asking one or two questions every year from these portions. Especially जब से फॉरेस्ट का एग्जाम इसमें ऐड हुआ है सिविल सर्विसेज में, तब से ये टॉपिक जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. After the addition of the forest prelims, this topic has become more important since then. So we have discussed two laws. We have also seen and solved the questions from prelims that are arising from these topics. तो आपको PYQ तो करना ही है, बट PYQ के साथ साथ आपको इसमें और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना. So our aim is that only that through this discussion we will try to do a holistic coverage of all the laws which are important from the exam point of view. So let's start with the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. So first thing that we need to know is that what kind of rights it offers. There are two kinds of rights that it offers. First is the individual right and second is the community rights. There are two kinds of rights that this particular law offers. That is, first is the individual rights and second is the community rights. Third is the next is what are the aims of the law. एक एम में एक चीज जो याद रखने की बात है वो है कि स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नेंस. लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना इज वन ऑफ द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ. हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और उसमें दो तीन स्टेटमेंट फ्रेम करके दिया जाए तो फ्लो में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज नहीं समझ में आए कि क्या ये लोकल गवर्नेंस को भी स्ट्रांग करता है. हम आगे देखेंगे कैसे ये पॉइंट वहां पे शो अप होता है. ठीक है. एंड दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी आई थिंक 3 or 4 times has asked questions from this particular topic. Towards the end we will try to see all those 2-3 questions that UPSC has asked. फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू आवर नॉलेज. ठीक. Strengthen local self-governance. पहला है aim is to strengthen the local self-governance. Then we have address livelihood security. Second is addressing the livelihood security of the farmers. Then address issue of conservation and management. तो तीन चीज. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग बट जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इश्यूज को ये स्ट्रेंथन करने की बात करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. The nodal ministry for this is not Ministry of Environment, Climate and Forest Change. MOEFCC is not the nodal ministry for this act. This is what UPSC has been checking twice. दो बार ये क्वेश्चन फ्रेम करके उसको UPSC ने पूछ लिया है कि इसमें से कौन सा इसका नोडल मिनिस्ट्री है. इसमें से कौन सा इसका नोडल मिनिस्ट्री है. तो जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. कई बार क्या होता है हमें लगता है तो एनवायरमेंटल लॉ है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अगर ऑप्शन में है तो हम उसको गलती से मार्क करके चले जाते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट अपीलिंग ऑप्शन. अगर आप 4 ऑप्शन बनाते हो एंड यू पुट ट्राइबल अफेयर्स, यू पुट रूरल डेवलपमेंट, यू पुट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो बहुत सारे लोग MOEFCC को ही आंसर मार्क करके आते हैं. दिस हैज हैपेंड. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि एक लाइन का यहाँ पे आपको पता होना जरूरी था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है जो इससे डील करती है. ठीक. देन it gives the rights to those communities that have spent at least 3 generations. This is very important. How many generations? 3 generation जो भी कम्युनिटी है जिसने स्पेंड किया है इन फॉरेस्ट में उनको यहाँ पे राइट्स देने की ये बात करता है. नाउ इट ऑल्सो डिफाइंस द 3 जनरेशंस. एक जनरेशन का मतलब क्या होता है? 1 जनरेशन इक्वल टू जो इस एक्ट के मुताबिक है दैट इज 25 years. नाउ यूपीएससी कैन प्ले विथ योर लॉजिक और ये बना सकता है कि एक जनरेशन इक्वल टू सपोज दे दिया उसने 10 years. जैसे हम जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट देखते हैं उसमें बोलते हैं कि 10 साल में जनरेशन गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है. बट नो, यू हैव टू आंसर एज पर द एक्ट. जो एक्ट में पूछा गया और जो एक्ट में डिफाइन किया गया है उसका सीधा सा मतलब ये है कि एक जनरेशन जो इस एक्ट के हिसाब से होता है दैट इज इक्वल टू 25 years. एक जो यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत एक जनरेशन होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स? दैट इज इक्वल टू 25 years. 25 साल का एक जनरेशन यहाँ पे होता है. और जो एटलीस्ट 3 जनरेशन यहाँ पे स्पेंड करेगा दैट इज 75 years. एक जनरेशन का मतलब ये है और 3 जनरेशन यहाँ पे एटलीस्ट करेगा, उन्हीं कम्युनिटीज को राइट दिया जाएगा. अच्छा, एक चीज जो इस एक्ट में और इंपॉर्टेंट है दैट दिस इज नॉट जस्ट फॉर द ट्राइबल्स, दिस इज for the scheduled tribes, but at the same time it is also for other traditional forest dwellers.
ये भी आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द ट्राइबल्स। नो, अगर कोई ऐसा ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहां दे दिया ना कि राइट्स इनको दिया गया है एटलीस्ट 3 जनरेशंस का, 3 जनरेशन का राइट दिया गया है, एंड वेयर अ जनरेशन इज डिफाइंड एज 25 ईयर्स, तो उसको यहाँ पे इस राइट के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, नाउ the maximum limit on recognition of land, limit on the recognition of land is 4 hectares. Maximum limit on the recognition of land is 4 hectares. तो मैक्सिमम लिमिट जो यहाँ पे बोला गया है रिकॉग्निशन ऑफ लैंड के लिए वो कितना बोला गया है, दैट इज इक्वल टू 4 हेक्टेयर्स। इट ऑल्सो डिफाइंस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी डिफाइन करता है और उसमें क्लासिफिकेशन भी देता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या चीजें आती है। तो एक जैसे आता है ब्रशवुड, सेकंड आता है स्टंप्स, थर्ड आता है केन, चौथा आता है टसर, फिफ्थ आता है कुकून, सिक्स्थ आता है हनी, सेवेंथ आएगा वैक्स, लाख एट्थ आएगा, टेंडू नाइन्थ आएगा, मेडिसिनल प्लांट्स 10 एंड हर्ब्स, रूट्स 11th, ट्यूबर्स 12, बैम्बू 13 एंड ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। मतलब ये ब्रैकेट में कर लेना कि दिस इज ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। मतलब जो इसमें जो 13 चीजें मेंशन्ड है ना, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, हो सकता है इसमें से पूछ ले कि कौन सा इसमें से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, बट ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि दिस एक्ट डिफाइंस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस एक्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बात की गई है और यहाँ पे लिस्टेड है जो ये 13 हमने बात की माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, दे कम अंडर दैट। देन a very important line कि rights under this act are heritable, they are but not alienable or transferable, very important that rights under this act are heritable but they are not alienable। राइट्स जो है इस एक्ट के अंतर्गत हेरिटेबल है, मतलब आप इसको इनहेरिट कर सकते हो राइट्स को, बट आप इसको ना तो एलियनेट कर सकते हो, नीदर यू नॉर यू कैन ट्रांसफर। तो दीज आर नॉट हेरिटेबल, एलियनेबल और ट्रांसफरेबल, बट दे आर हेरिटेबल। ठीक, नेक्स्ट जो मैंने बात की थी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की, देखो यहीं पे वो बात आ गई कि ग्राम सभा इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। जो राइट दिया जाएगा उसको डिटरमाइन करने का जो पावर दिया गया है, जो भी राइट्स इस एक्ट के अंतर्गत दिए जाएंगे उसको डिटरमाइन करने का जो राइट दिया गया है, दैट हैज बीन ग्रांटेड टू द ग्राम सभा। तो दोनों चीजों को अगर आप लिंक करके रखोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको ये राइट दिया गया है डिटरमाइन करने के लिए नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। दैट इज व्हाट, दैट इज ग्राम सभा। हम क्वेश्चन में देखेंगे उसमें डायरेक्टली ये चीज पूछा हुआ है। देन एक और चीज कि नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। तो नेशनल पार्क्स, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जहां पे भी आप राइट्स की बात करेंगे, जहां पे भी इनको राइट्स ग्रांट करने की बात करेंगे, वहां पे इन 3 तरह के फॉरेस्ट का भी मेंशन किया गया। नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी यहाँ पे दिया गया है। Then it also grants right of ownership, access to collect, use and dispose of minor product। जो राइट दिए गए वो कौन से हैं? ओनरशिप का राइट दिया गया है, एक्सेस टू कलेक्ट का दिया गया है, कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये जो राइट्स दिए गए वो कौन सा है? ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे 4 राइट्स जो दिए गए वो ये दिए गए। दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसको एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। सी, इसमें 2 तरह के राइट्स दिए गए हैं, बोथ, दैट इज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स। बोथ राइट्स आर गिवन, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स। देन एम क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना, लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंश्योर करना और एड्रेस करना इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को। नोडल मिनिस्ट्रीज की कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। राइट टू दोस कम्युनिटीज दैट हैव स्पेंट एटलीस्ट 3 जनरेशन, जहां पे 3 जनरेशन जिन्होंने स्पेंड किया, जहां पे 1 जनरेशन का मतलब 25 साल है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या रखा गया है लैंड को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए? दैट इज 4 हेक्टेयर्स। देन डिफाइंस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसमें क्या देगा? ब्रशवुड, स्टंप, केन, टसर, कुकून, हनी, वैक्स, लैक, तेंदू, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर्स, बैम्बू, मतलब ऑल नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। राइट्स अंडर दिस एक्ट आर हेरिटेबल बट दे आर नॉन एलिएनेबल और ट्रांसफरेबल, एंड
Gram Sabha is the competent authority for determining nature and extent of individual or community forest right. कौन सी इसमें से competent authority है जो कि ये decide करती है कि nature और extent of individual or community forest right कौन सा होगा, that is Gram Sabha. Next, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है राइट्स के रिकॉग्निशन के लिए. एंड फाइनली ग्रांट ऑफ, किस तरह के राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. दीज आर द टाइप्स ऑफ राइट्स व्हिच आर ग्रांटेड अंडर दिस लॉ. नाउ वी विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस लॉ. So yes, now we will take up the question of UPSC prelims 2021. 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था कि एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी to ensure effective implementation of ST and other traditional forest dwellers act 2006. तो इसमें ऑप्शन जो दिया था वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जैसा मैंने बोला था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सेकंड वाज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. Then Ministry of Tribal Affairs. And the last was Ministry of Rural Development. ये आपको चार ऑप्शंस यूपीएससी ने दिया. दिस इज द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड नाउ बेस्ड ऑन द डिस्कशन दैट वी हैव डन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. हमने जो डिस्कशन किया है अगर उसके बेसिस पे आप देखें तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. इसका आंसर क्या है? आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. आपको ये लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज होगा, बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. थर्ड इसका यहाँ पे आंसर है. थर्ड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So these kinds of questions keep coming from UPSC in the UPSC examination. इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने देखा, इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल UPSC एग्जामिनेशन में आते रहते हैं. एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द लॉज वेल, अगर आपकी प्रिपरेशन इस लॉज के लिए थरो है, देन यू विल नॉट मिस दिस क्वेश्चंस, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर प्रिडिक्टेड मार्क्स. अगर आपको यूपीएससी बोल दे रहा है और हर बार एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स दैट इट इज डिक्लेयरिंग that you have to prepare this topic very well. So our aim of these sessions is this only, that you get prepared for those topics which are high yielding topics so that it can boost your marks. So I hope this session was helpful. Thank you so much. We'll meet again with a new law in the next session. Thank you.